आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, इस वक्त मैं अहमदाबाद के जुहापुरा में मौजूद हूं और मेरे साथ में है शेरू मियां साहब। धंधुका के अंदर गेबन शाह एक बड़ी दरगाह है, कब्रिस्तान है और तकरीबन 21 बीघा की जमीन है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत अगर देखें मार्केट वैल्यू के हिसाब से तकरीबन 60-70 करोड़ रुपए की जमीन है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त उनकी नाक के नीचे एक बड़ा घोटाला हुआ वक्फ को लेकर। ये जो पूरा मामला है, हमने देखा कि आज के दिनों में किस तरीके से वक्फ को लेकर, नए कानून को लेकर जो बहस चल रही है, जो राजनीति चल रही है, जो साहूकार बन रहे हैं कि हम वक्फ की जमीन को बचाना चाहते हैं, हम मुसलमानों को अधिकार दिलाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग साहूकार बन रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, उनमें से एक हैं यूनुस तलाट, दीदार अली थे, एक रोशन अली थे, दरगाह के केयरटेकर थे, देखरेख करते थे, दीवा बत्ती लोबान वगैरह सब किया करते थे। उन्होंने बीजेपी के नेता यूनुस तलाट को पूरी वक्फ की जमीन बेच दी। 21 बीघा की जमीन, जैसा मैं बता रहा हूं, जिसकी कीमत अभी तकरीबन 50-60 करोड़ रुपए बताई जाती है। जब 2007 के अंदर ये तमाम मामला हुआ, जमीन बेची गई, वहां पर प्लॉटिंग कर दी गई। अब हैरानी की बात तो यह है कि 1953 के वक्फ के रिकॉर्ड के अंदर ये पूरी जमीन वक्फ में दर्ज है। लेकिन उसके बावजूद जब 2007 को जमीनें बेच दी, तमाम चीजें हुई, उसके बाद शेरू मियां के कई रिश्तेदार जो हैं वो वहीं पर कब्रिस्तान में दफन हैं। तो शेरू मियां को किसी का फोन आया उनके रिश्तेदार का कि भाई ऐसा ऐसा यहां पर हुआ है, सारी जमीन बेच दी गई है। शेरू मियां ने वक्फ का राब्ता किया, कांटेक्ट किया, वक्फ से कुछ सवाल पूछे कि भाई ये जमीन वक्फ की है, किस तरीके से बेच दी गई। तो वक्फ से इन्हें कहा गया कि नहीं, ये जमीन तो वक्फ में दर्ज ही नहीं है। उसके बाद 2013 से आज तक 2024 तक शेरू मियां ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी वक्फ की जमीन को लेकर। और ये वक्फ की जमीन हड़पने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का नेता यूनुस तलाट है। और उनकी पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वक्फ की जमीन को लेकर, जबकि नरेंद्र मोदी जब यहां पर मुख्यमंत्री थे 2007 में उनकी नाक के नीचे ये पूरी जमीन बेच दी गई। उस टाइम पर उस वक्त AI सैयद वक्फ के डायरेक्टर हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी के करीबी बताए जाते थे वो। और जो वक्फ की जो बिल्डिंग है, जो ऑफिस है, मुख्यमंत्री कार्यालय से काफी करीब है, बहुत करीब है। और नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ जमीन का, आज ये सब साहूकार बने फिरते हैं। तो हम बात करेंगे शेरू मियां साहब से, क्योंकि 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले वक्फ ट्रिब्यूनल ने उस सब जमीन को, पूरी जमीन को वक्फ में मान लिया है। और जो लोग वहां पर बसा दिए गए हैं, जिनको प्लॉट बेचे गए, किसी को प्लॉट 6 लाख में बेचा, किसी को 5,000 में, 75,000 में बेचा। शेरू मियां से हम बात करेंगे क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके की लड़ाई रही। शेरू मियां साहब, हाँ जी, जो मैंने बताया वही मामला था, उसके अलावा और क्या क्या है, क्या हुआ था इस पूरे मामले में? वक्फ की जमीन को हड़पने के लिए किस तरह की राजनीति और क्या क्या चीजें चली? मैंने इसके बारे में माहिती मांगी, वहां में गया। कब की बात है ये? 13 की साल के अंदर, 2013 में। हाँ। मेरे को ऐसा बोला उन्होंने कि ये नोंदाइली नहीं है। वक्फ बोर्ड में आपको ये कहा गया कि ये जमीन वक्फ में रजिस्टर ही नहीं है? हाँ हाँ, अच्छा, बरोबर। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो अभी के अब चले, ऐसा नहीं है तुम्हारा कुछ भी के। अच्छा, आपका कुछ भी नहीं चलेगा? हाँ, किसने कहा था ये GH खान ने। GH खान कौन थे उस वक्त ये वक्त में? वो CEO थे, CEO थे वक्त के जी। वो चलेगा नहीं। और ये लफ्ज अफजल खान पठान साहब के भी थे। अच्छा, ये अफजल खान पठान कौन थे उस वक्त? वो डायरेक्टर थे बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर थे अफजल खान पठान। और AI सैयद क्या थे उस टाइम? वो अध्यक्ष में थे। अच्छा, बोर्ड के अध्यक्ष थे वो। और उन्होंने तब मेरे को क्या किया, आपके आने का नहीं यहाँ पर। ये कहा कि आपको यहाँ पर आने का ही नहीं, वक्त के ऑफिस में नहीं आने का आपको।
बरोबर 2013 में? हाँ हाँ। अच्छा। बाद में मैंने आरटीआई मांगी। आरटीआई में भी जवाब दिया मुझे कि આ પ્રોપર્ટી નોંધાયેલી નથી। अने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वक्त में, आपको ये आरटीआई में जवाब दिया वक्त बोर्ड से? हाँ जवाब दिया, ये बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ। बरोबर। बाद में मैंने एक है ना और आरटीआई मांगी, वो है ना वहाँ मेरे को क्या किया, अने गुजरात के जो धंधुका में जो गेवन शाह की दरगाह है इसी से जुड़ी दूसरी आरटीआई मांगी आपने? नहीं दूसरे किसी और सर्विस का आपने वहां से आरटीआई मांगी? बरोबर। हाँ वहाँ भी मेरे बेटे को ऐसा ही जवाब दिया, नोंधाયેલી નથી। मैंने फिर अपील करी माहिती आयोग में, माहिती विभाग में अर्जी दी आपने? हाँ। और वहां से ऑर्डर हुआ कि प्रत्यक्ष रिकॉर्ड इनको बताना, मेरे को प्रत्यक्ष रिकॉर्ड बताने का कहा? हाँ। गया, देखा मैंने तो रजिस्टर थी जमीन? हाँ ये इसका मैं आपको बता रही हूँ दाखला, ये नोंधाયેલી है इसका। ठीक है, वो नोंद पीटीआर एरिया देखो साहब। हाँ हाँ बरोबर। नहीं इसकी नोंदणी की तारीख भी यानी रजिस्ट्रेशन था जमीन का वक्फ में, लेकिन उसके बावजूद वक्फ बोर्ड की तरफ से आपको झूठी माहिती दी गई कि रजिस्टर्ड नहीं है ये, और जमीन का घोटाला कर दिया गया है सारा। बरोबर। तो आपको क्या लगता है जो जमीन बेचने वाले ये जो यूनुस सलाट वगैरह बीजेपी के किस पद पर रहे थे, ये क्या क्या? हाँ देखो, वो लघुमती मोर्चा गुजरात के उप प्रमुख में था। ये बीजेपी के लघुमती मोर्चा के उप प्रमुख था बीजेपी का उस्मान यूनुस सलाट। हाँ हाँ। महबूब अली, और हज कमेटी में भी कुछ थे ये? हाँ वो उसमें भी इसको डायरेक्टर बनाए गए थे। हज कमेटी का डायरेक्टर थे ये? हाँ थे। और महबूब अली क्या कह रहे हैं आप? वो महबूब अली के जमणे हाथ थे। महबूब अली चिश्ती जो हैं, उनके खास है ये यूनुस सलाट। अच्छा बरोबर। तो महबूब अली तो वही जो नरेंद्र मोदी के काफी करीबी बताए जाते हैं, टोपी ओपी पहना। हाँ वो अच्छा बाद में फिर मेरा तो चले ऐसा ही नहीं था, क्योंकि अक्खा बोर्ड, अक्खी गवर्नमेंट, अक्खा प्रांत, डेप्यूटी कलेक्टर, मुख्यमंत्री से लेकर आखिर तक सब कुछ मिले हुए ऐसा आपको लगा? बरोबर। हाँ फिर तो मैंने फिर ये मैटर बनाई कोर्ट में, बनाई, उसका जजमेंट भी आ गया था 19 की साल के अंदर। यानी आपने ट्रिब्यूनल में ही दी अर्जी? हाँ जजमेंट आ गया था। वो एक टेक्निकल पॉइंट के ऊपर ये मैटर है ना रिमांड हुई, वो अभी चली सब। बरोबर। इसमें अभी ये फैसला 21/10/2024 को फैसला आ गया। हाँ हाँ। क्या कहा इस फैसले में ट्रिब्यूनल ने? मोटी मोटी क्या बात है, मेन क्या बात है इसमें, क्या कहा ट्रिब्यूनल ने? ये प्रॉपर्टी अक्खी वकफ की जाए और वकफ को सौंपी जाए। हाँ सौंपी जाए, और जो बेचान क्या है जो हुए लेंगे वो सब रद्द कर दिए। अच्छा न जो एंट्रियां पड़ गई हैं रिकॉर्ड के अंदर, प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर, 7/12 के अंदर, वो सब रद्द की जाए। न फिर ये अच्छा इसमें एक टिप्पणी ये भी की गई है कि उस वक्त वक्फ के जो ट्रिब्यूनल के या वक्फ बोर्ड के जो मेंबर वगैरह जो लोग थे, अधिकारी वगैरह, उन सबके खिलाफ भी कुछ फाइन वगैरह लगाने की बात कही है, उनकी कार्रवाई पर भी सवाल उठाए ना ट्रिब्यूनल ने? हाँ वो उनके खिलाफ जीएडी के डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ने कानून खाता, वहाँ इनके खिलाफ है ने पगले लेने की बात की थी। अच्छा इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। हाँ ने जो अभी हाल के अंदर वो हैगा मुश्ताक भाई करके, वो है ना अध्यक्ष में है, माहिती अधिकारी है। हाँ हाँ बरो। हाँ उनके खिलाफ भी है ना
पगले लेने की बात की थी। न मुश्ताक के खिलाफ भी कार्रवाई जो वहां पर हाँ। जो है अधिकारियों के खिलाफ भी। न मेरे को जो माहिती मिली है आज ही मिली, वो उसको कोई मेमो दिए लाए, उसके जवाब में इसने ने वो बोरा जी का नाम लिया है। सज्जाद हीरा। हाँ हाँ। ने इनका नाम लिया है, ये AI सैयद। हाँ हाँ, चूंकि देखिए मुश्ताक और जो भी होते हैं वहाँ अधिकारी जो होते हैं वो जिसे गुजराती में कहते हैं कि वो तो चिट्ठी के चाकर होते हैं, जो डायरेक्टर कहेगा जो चेयरमैन करेगा वो बेचारे लिख कर दे देते हैं आगे। तो है ना, आपका ये कहना है कि मुश्ताक जो है क्लर्क वहां पर या अधिकारी जो भी हैं उनको नोटिस दिया गया था, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि AI सैयद ने और सज्जाद हीरा ने जो मुझे कहा वो मैंने लिख कर दिया। देखो वो तो कुछ भी बोले, बरोबर, अपनी फर्ज हाँ, जिम्मेदारी बजाने का- अधिकारी की होती है, बिल्कुल, आप किसी के लिए नहीं। ठीक बरोबर। है, आपके डायरेक्टर चेयरमैन तो बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी जो सरकारी जो आपकी नौकरी की जो आपकी वैल्यूज है उसको तो आपको संभालना चाहिए। हाँ बरोबर, बिल्कुल सही बात, समझना चाहिए जिम्मेदारी बरोबर। को। हाँ तो ये तो अक्खे अक्खे है ना, उनके अंदर ही पेट गए थे, बरोबर। अच्छा। ये वो GH खान साहब, अच्छा, GH खान भी। वो CEO में थे, बरोबर है ना। यानी शुरुआत में इन्होंने आपको बस दरकिनार करने की सोचा के मामले को रफा दफा कर दें, लेकिन आपने कानूनी लड़ाई लड़ी, आपने तो आखिरकार आज फैसला। कितनी उम्र है आपकी? 74 बरस। 76 साल के जवान है आपकी, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी आपने। आज के नौजवानों को ये समझना चाहिए कि कानून जो है आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, आपके लिए इंसाफ आप ही को इंसाफ तभी मिलेगा जब आप खुद खड़े होंगे। दूसरा, इसमें यह बताया गया कि ये जो सर्वे नंबर 544 है, जो वक्फ की पूरी जगह थी, 21 बीघा की जगह थी, उसमें दरगाह और कब्रिस्तान को छोड़कर बाकी के जो खेत थे उनको बेच दिया गया था। वहां पर प्लॉटिंग की थी बीजेपी के नेता यूनुस तलाट ने और उन जमीनों को बेच दिया था। तकरीबन 123 प्लॉट वहां पर बेचे, जिसमें से सिर्फ 4-5 मुसलमानों को दिए गए थे, बाकी सब 90 से ज्यादा प्लॉट हिंदुओं को दिए गए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यही हुआ है उसके अंदर। हाँ बरोबर। तो यहाँ पर ये भी, चूंकि आज हमने देखा कि वक्फ को लेकर, वक्फ बिल को लेकर जो एक गलत बातें फैलाई जा रही है कि वक्फ कहीं पर भी किसी पर भी दावा कर देता है, तो हो सकता है कुछ शरपसंद अनासिर इस तरीके से यहां पर भी आ जाएं कि देखिए हिंदुओं की जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया। तो ऐसा कहने वालों से बचें। वो जमीन वक्फ की थी, उस जमीन को वक्फ ट्रिब्यूनल ने भी मान लिया कि वो वक्फ की जमीन थी, किसी ने धोखे से बेच दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए। जी अच्छा, एक देखने की बात ये है, ये जजमेंट देने वाले ये तीनों जजेस हिंदू हैं। हिंदू है, बिल्कुल। और मेरी तो मानी बात उन्होंने, बरोबर है ना। इनका भी इसके अंदर है ना ओपिनियन बताया ये लोगों ने भी, बरोबर है। ट्रिब्यूनल के तीनों हिंदू जज थे जिन्होंने ये फैसला दिया और उन्होंने माना कि ये वक्फ की जमीन है और खाली की जानी चाहिए। हाँ, खाली की जानी चाहिए, सही बात। तो आपको क्या लगता है, वो जमीन खाली होगी, वक्फ को मिल जाएगी दोबारा? देखो मिलेगी सही, और मैं तो छोड़ूंगा नहीं, कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे आप? लड़ते रहेंगे। अच्छा, आप तो ये गेबन शाह पीर के यहाँ पर आप ना ट्रस्टी हैं ना कुछ हैं, उसके बावजूद आप कैसे लड़े? आप ये लड़ाई आपको कैसे आने इसमें? एक जागरूक मुस्लिम तरीके, मैं धंधुके का रहने वाला हूँ, वहाँ मेरी जमीन है, मकान है, जाता आता हूँ, और ये इस कब्रिस्तान में आपके रिश्तेदार दफन है सारे? बिल्कुल। तो मैं जाता आता हूँ, तो इसलिए आपने इसकी लड़ाई लड़ी आपने। तो आपको क्या लगता है आगे की राह क्यों हो सकता है अभी इस मामले को वो लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करें, कहीं कोर्ट में चैलेंज करें, तो क्या लगता है आपको? चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और सूफी जो थे महबूब चिश्ती, वो मोदी के खास व्यक्ति थे, सबसे बड़ा बीजेपी का मुस्लिम चेहरा उन्हीं को माना जाता था जफर सरेशवाला के बाद। तो ये जो तमाम इतने बड़े बड़े लोग हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके सामने लोहा लेना कैसा लगता है आपको? देखो साहब, जो पुरावा है मेरे पास, बरोबर, सबूत जो है आपके पास, हाँ, है ना, कानून से उम्मीद है आपको, बस सबूत के आधार पर है, जो भी निर्णय लेंगे कोर्ट, उस पर मेरे को पूरा भरोसा है।
अच्छा, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब ये तमाम चीजें हुई। आजकल जो वक्फ को लेकर, वक्फ की जमीनों को लेकर, वक्फ बिल को लेकर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, हिंदुओं को बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड तो किसी भी हिंदू की जमीन पर कब्जा कर लेता है, किसी भी जमीन पर हाथ रख देता है। और जो लोग आज साहूकार बन रहे हैं वो कह रहे हैं हम मुसलमानों की जमीनों को बचाएंगे। उन्हीं की पार्टी के लोग, ये यूनुस तलाट तरह के कई लोगों ने, उन्होंने सारे घोटाले करे बीजेपी वालों ने। ये मसले में तो दिख रहा है कि ये जो हैगा वो बीजेपी वाले जिनके सब, बिल्कुल, सैयद, अफजल खान, यूनुस तलाट, ये सब अक्के अक्के लॉबी है कि अक्के अक्के इनकी। और इतना ज्यादा इनको गंभीर क्राइम इन्होंने ये भी किया कि आपको आरटीआई का भी गलत जवाब दे दिया कि रजिस्टर ही नहीं है ये तो। हाँ जी, हाँ हाँ। अच्छा, और ये भी मैं बता देता हूँ, मैं ना कांग्रेस में हूँ ना बीजेपी में, मैं तो एक वक़्फ की ना उसके ट्रस्टी हैं आप। बिल्कुल नहीं, अभी अभी हाल में तो मैं हूँगा। अब ट्रस्टी बने हैं आप उसमें? अब हैं आप ट्रस्टी? अच्छा, आपने ट्रस्टी बनने के बाद ही तमाम घोटाले उजागर किए आप? नहीं है ना, इसके पहले से करे थे मैं। अच्छा, पहले से कर दिया था आपने सब। अच्छा, तो आप इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये आपने मन बना लिया है? बिल्कुल, मेरा फैमिली जैसा हैगा साहब। पहले के मेरे बाप दादा लॉयर में थे। अच्छा, जो क्रिमिनल के लॉयर थे, अहमद मियाँ शेख का जो नाम था एक जमाने के अंदर, है ना, उनका मैं भतीजे आप उनके? भतीजा हूँ। और मैं इनके साथ काफी कानूनी सारी चीजें सीखी आपने उनके साथ? सीखी। आप खुद वकील हैं? नहीं। अच्छा, वकील नहीं है आप? नहीं, मैं तो नौकरी एसटी में मैंने किया था। अच्छा, एसटी में? हाँ हाँ, नौकरी पे थे आप ट्रांसपोर्ट में, अहमदाबाद से? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। आपका शुक्रिया। हाँ सर। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।